नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज आपका स्वागत है। एक्चुअल जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें एक वीक हम थोड़ा सा पीछे हो गए थे, इसलिए हमने एक वीडियो को दो हिस्सों में बनाया था। इसका पार्ट वन का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 23 जनवरी से 5 फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट टू है। इसके बाद आपको जो 6 जनवरी से जैसे 11 है, तो अभी आपको 13 तारीख को जैसे पहले चलता था वैसे ही टाइम पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें समय पे मिलती रहें। दूसरा, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि आपका कोर्स है। तो आप BR Academy की ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर एक कोर्स है, उसमें शुरू के 2 दिन के वीडियो फ्री हैं। आप एक बार उसको रन करके जरूर देखिए और उससे अप्रोच समझिए एग्जाम की, है ना। फिर आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं वो तो आप सही जगह कर रहे होंगे। मतलब आपको एक अप्रोच क्या होना चाहिए वो उससे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है, अगर कहा जाए करंट अफेयर्स के टॉपिक, ये 23 जनवरी से 5 फरवरी तक के करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपियन संघ के अध्यक्ष, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। ये पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, एक है यूरोपियन यूनियन, एक है यूरोपियन काउंसिल। इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाना आप एग्जाम में कि यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन काउंसिल में यूरोपियन यूनियन लगा दो, क्योंकि यूरोपियन जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष जो है वो एंटोनिया कोस्टा है। और यूरोपियन यूनियन थोड़ी ज्यादा ताकतवर इंस्टीट्यूशन है दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। वो कैसे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। दूसरा, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं। और चौथा, कि वर्तमान में यूरोपियन काउंसिल में 46 देश जो अगर कहा जाए शामिल है ना। ये चार स्टेटमेंट है, तो इसमें जो गलत है वो ये स्टेटमेंट है कि यूरोपियन काउंसिल में 46 देश शामिल हैं। क्यों गलत है? क्योंकि जितने देश यूरोपियन यूनियन में हैं उतने ही देश यूरोपियन काउंसिल के अंदर भी शामिल है ना। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे देख सकते हैं। तो इसको समझने का सबसे सरल तरीका ये है, पहले देखिए, जितने भी यूरोपियन यूनियन में मेंबर होंगे वो यूरोपियन काउंसिल में होंगे। अब ये क्वेश्चन हमने गलत करने की कोशिश करी तो कैसे करें? एग्जाम वाला कई बार आपको उलझाने वाले क्वेश्चन पूछेगा। चूंकि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई हमारी, क्योंकि इसमें ना केवल हमने यूरोपियन पूरी यूनियन को ही बुला लिया, अगर उसके दो हेड हमने बुला लिए तो निश्चित रूप से यूरोप के 27 देश हमारे साथ खड़े हैं। उनके साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, मदर्स ऑफ ऑल डील नाम से उसको जो है वो प्रचारित भी कर दिया कि भैया हमारा जो है सबसे बड़ा ट्रेड डील हुआ यहाँ पर। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने काफी जो है वो ट्वीट भी किए। अब इसमें तीन तरह के क्वेश्चन है। पहला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में मेंबर कितने हैं, तो 27। यूरोपियन काउंसिल में, अब ध्यान से समझिएगा, जो मैं अगर मैं इस यूरोपियन काउंसिल को काउंसिल ऑफ यूरोप टाइप कर दूं, काउंसिल ऑफ यूरोप, यहां पर मैं एक सिंपल टाइप करके दिखा रहा हूं, काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान से देखिए, द काउंसिल ऑफ यूरोप, इसे जो अगर कहा जाए लीडिंग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड 46 मेंबर स्टेट, 27 ऑफ विच मेंबर इज यूरोपियन यूनियन। अब वहां आप देख लेना, पेपर सेटर ने पता चले काउंसिल ऑफ यूरोप लिख दिया और आप 27 मेंबर मारे आए, क्योंकि वो एक जो 46 मेंबर का ग्रुप है वो काउंसिल ऑफ यूरोप है, जो कि एक एनजीओ की तरह काम कर रहा है, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। जैसे अपन एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, ह्यूमन राइट वॉच की बात करते हैं, ऐसे संगठन के। दूसरा, चूंकि आप पूरी कहानी में आप अगर प्रेस रिलीज देखेंगे तो इंडिया ईयू यानी यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया। दूसरा, यार प्रधानमंत्री जी के साथ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी आपको दिख रहे हैं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भी आपको दिख रही है। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, ये यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट है। इस स्थिति में चूंकि काफी ट्वीट है तो आपको यूरोपियन यूनियन से संबंधित हल्की फुल्की जानकारी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे कि पूरा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सब्जेक्ट कैसा आपको करेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, आप में से कितनों को याद है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश में ब्रिटेन नहीं आता? ठीक है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश में ऑलमोस्ट यूरोप के ज्यादातर जितने मेन कंट्रीज हैं सब आ जाएंगे। सब जितने भी आपने, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो लग्जमबर्ग हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, जितने भी, मतलब स्वीडन हो, ये जितने भी यूरोप के जो जाने माने, इटली है, ग्रीस है, ये सब यूरोपियन यूनियन में मेंबर है।
यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन मेंबर नहीं है, क्योंकि 2020 में जब कोविड चल रहा था, ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया था। उस पूरी स्थिति को कहते हैं ब्रेग्जिट। तो अगर आपको एक पेपर सेटर ने दे दिया इनमें से कौन सा यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, और पता चले आपने अगर रिवीजन नहीं कर रखा है और अब पटा के ब्रिटेन, उन्होंने कहा ब्रिटेन तो होगा ही होगा, यूरोप का सबसे चर्चित देश है, हमारे ऊपर यूरोप ने, जो अगर कहा जाए शासन किया, हमारे ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया, हम वहां भूल गए। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन उलझाने वाला है कि काउंसिल ऑफ यूरोप नाम से। दूसरा जो अगर कहा जाए, एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, ब्रिटेन इज यूरोपियन यूनियन कंट्री और नॉट। यहाँ पर हमने इंटरनेट से पूछा भाई क्या बोलते हो, तो क्या बोल रहा है, नो, ब्रिटेन द यूनाइटेड किंगडम इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एग्जिट द यूके ऑफिशियली द यूरोपियन यूनियन 31 जैन 2020। उसने क्या करा, ब्रेग्जिट से स्वयं को अलग कर लिया। लंबा, आप सोचिए, 47 ईयर वो मेंबर रहा, 1973 से 2020 तक। फिर उसको एक्चुअल क्या, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है ना, यूरो, ब्रिटेन के पास अपना पाउंड है ना, जो अगर कहा जाए इसको अपन पाउंड स्टर्लिंग के नाम से जानते हैं। वो अपने पाउंड में ही अपना ट्रेड करते हैं, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो। उनके ट्रेड को लेकर बड़ी उलझनें हो रही थी, तो उनको लगा कि एक ही तरीका है कि हम इससे पूरा अपने आप को अलग ही कर लें। उन्होंने ब्रेग्जिट करके उसको अलग कर लिया। ये लाइन मैंने आपको इसलिए बता दी कि जब प्रश्न आएगा तो ये नहीं आएगा कि कौन अतिथि, वो तो कॉमन है, सब जो पढ़ रहे हैं सब पढ़ा रहे हैं, सब चीजें हो रही है। बट आप में से कितनों को मालूम है कि अभी वो 27 देश में जो टॉप कंट्रीज है वो कौन सी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूरोपियन यूनियन जो अगर कहा आ जाए में कितने सदस्य देश हैं, तो वो आपको दूसरा क्वेश्चन। क्या आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन के जो पूरे मेंबर कंट्रीज हैं, सभी के सभी जो अगर कहा आ जाए यूरो नाम की करेंसी का उपयोग नहीं करते। मतलब जैसे क्या है कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो यूरो है, क्या सब मेंबर कंट्रीज करते हैं, आंसर इज नो। हम में से कितनों को मालूम है कि यूरोपियन यूनियन को खड़ा करने के लिए कई सारी ट्रिटीज जो है वो काम करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो मॉडर्न यूरोपियन यूनियन आज के सामने खड़ा हुआ है। वो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन को खड़ा करने का पहला प्रयास शुरू हुआ जो है वो फ्रांस में, जिसको अपन ट्रिटी ऑफ पेरिस बोलते हैं। बट आज जिस यूरोपियन यूनियन से प्रधानमंत्री जी ने डील साइन कराई है, वो ट्रिटी ऑफ लिस्बन के बाद का मॉडर्न यूरोपियन यूनियन। आप कभी यूरोपियन यूनियन एंड ट्रिटी ऑफ लिस्बन 2009 टाइप कीजिए। ये प्रश्न आपको, अब गए वो जमाने के वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन आते थे, अब आपको सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो ये है, आपसे उम्मीद है कि इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा तो मैंने बता ही दिया आपको, शायद कुछ इसमें से आ जाए, वो क्या आएगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता। मतलब एक बुनियादी इतना जितना मेरा समझ पड़ रहा है कि यूरोपियन यूनियन के या तो कंट्रीज पूछेगा 27, या लैंग्वेज पूछेगा, उनके ऑफिशियल 24 लैंग्वेजेस हैं यूरोपियन यूनियन की, जो लोग वो फॉलो करते हैं। और जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे जो अगर कहा जाए पूछ सकता है, ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो अगर कहा जाए पूछे जा सकते हैं। या वो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसको अभी जो अगर कहा जाए हाल फिलहाल में कितनी कंट्रीज जो अगर कहा जाए यूज कर रही है। आप खुद आंख बंद करके अपना दिमाग से इमेज कीजिए, क्या आपको याद है कि यूरोपियन यूनियन की कितनी, आप खुद मैसेज कीजिए ना कि हाँ साहब, मुझे तो रटा हुआ है कि इतने सारे देश जो अगर कहा जाए यूरो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं, वो चीज। तो अगली कहानी जो है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सांस्कृतिक मंत्रालय की किस झांकी को प्रथम पुरस्कार जो अगर कहा जाए मिला। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वंदे भारत, ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत जगह कहा जाए विकसित, ये का कट गया वहां पे, विकसित भारत, वंदे भारत को हमने ये झांकी पे नंबर 1 पुरस्कार दिए। ये क्वेश्चन यूं तो नहीं आता, लेकिन चूंकि अभी वंदे भारत के 150, वंदे मातरम के 150 वर्ष चल रहे हैं, इसीलिए वंदे मातरम पर ये प्रश्न बन सकता है। अब आपका खुद का होमवर्क है कि आप जितना ज्यादा, मैं पहले भी इस आर्टिकल को 2 बार पढ़ा चुका हूं कि वंदे मातरम के बारे में बुनियादी, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा, कैसे वो आनंद मठ में पब्लिश्ड हुआ, कैसे 1896 के कलकत्ता कांग्रेस में एज ए फर्स्ट टाइम इज ए पॉलिटिकल यूज किया गया। ठीक है, गाया नहीं गया कहो उसको, वो राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने यूज किया कि हम गाएंगे इसको। ठीक है, कैसे उस सेशन को रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी, एक मुस्लिम अध्यक्ष के होते हुए जो वंदे मातरम को गाया गया वो। कैसे रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े हुए जादूनाथ भट्टाचार्य जैसे म्यूजिशियन ने, बहुत जाने माने संगीतकार थे जादूनाथ भट्टाचार्य, कभी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी इतनी बड़ी हस्तियां भी रही। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर उनको फॉलो कर, रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु थे वो, जादूनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, उनको यदुनाथ भट्टाचार्य भी कहते हैं, क्योंकि आप बांग्ला में पढ़ोगे तो यदु प्रोनाउंस होगा, नॉर्मली पढ़ोगे तो जादू, जो है जैसे जादूनाथ सरकार बोलते हैं ना हिस्टोरियन में, जादूनाथ सरकार, कई लोग क्या बोलते हैं, यदुनाथ सरकार। उनने कैसे उसका म्यूजिक दिया,
क्या ये अब जो है, यूं तो कभी आना नहीं था, लेकिन अब इनकी भूमिका हो गई। अभी आपको एक ही क्वेश्चन पूछ ले कि ये जादूनाथ सरकार के बारे में, ठीक है, तो जैसे अगर आप खुद यहां पर एक टाइप करो, जादूनाथ सरकार कौन थे, हमने एक सिंपल ही जो अगर कहा जाए प्रश्न किया, तो आपको जो अगर कहा जाए कि मेरे मुंह से जादूनाथ सरकार निकल गया गलती से, जादूनाथ भट्टाचार्य, सॉरी, जादूनाथ भट्टाचार्य कौन थे, ठीक है, वो एक्चुअल क्या है कि हिस्ट्री बोला ना तो जादूनाथ सरकार निकल गया, तो फिर जो यहाँ पर ये आप एक जो है वो याद रखिएगा कि जादूनाथ भट्टाचार्य, ठीक है, 19वीं शताब्दी के भारतीय संगीत के, वे ईश्वर के हाथों का स्वामी, दुनिया भर की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको सिंपल अगर वो प्रश्न करता है यहाँ से, जैसे आप चैट जीपीटी आई मोड से भी सर्च करें, आप एक सिंपल प्रश्न उससे पूछें कि वंदे मातरम का संगीत किसने दिया, अब चूंकि वो झांकी गई थी, ठीक है, गाना गाते हुए म्यूजिक करते हुए जो है वो वंदे मातरम वाली, तो अब हमको जो अगर कहा जाए इसको आप जादू ही पढ़ना है, यदु पढ़ना, जो आपको अच्छा लगे, यदुनाथ भट्टाचार्य, मेरे मुंह से सरकार शुरू में निकल गया गलती से, वो भट्टाचार्य याद रखना ना, वो क्या हिस्ट्री वाले उससे मेरे निकला। तो इस गीत की मूल धुन यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा तैयार की गई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने संगीत करने का अनुरोध किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस धुन की तैयार की थी, ठीक है, और उन्होंने ही पहली बार जो अगर कहा जाए इसको गाया था। ऐसी कई स्टोरीज आपको मिलेंगी, इन स्टोरीज को आपको समय समय पर, ओरिजिनल धुन किसकी है, रवि 1896, ये सब अब आप एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि अब ये न्यूज में है तो लिस्ट में है यहाँ पर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, बोर्ड जैसा कुछ नहीं, ये चारों थीम कभी ना कभी जो है वो आ चुकी हैं, इस बार की थीम है माई इंडिया माई वोट, हमें वोट भारत के लिए करना है, यानी इस बार की जो थीम है उसका ग्राउंड ही ये है कि आप जो वोट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, तो नेशनल वोटर्स डे, माई इंडिया माई वोट, ये लिखा हुआ है, द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2026, माई इंडिया माई वोट विथ टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसका बेसिक मीनिंग है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, या हमारा जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, उसके केंद्र में अगर कोई है तो इस देश के नागरिक हैं, ठीक है, यहां पर सिटीजन वर्ड याद रखना, नागरिक, ठीक है, यहाँ पर पर्सन मत कर लेना, क्योंकि आप पर्सन को भारत में वोट डालने का राइट नहीं है, सिटीजन को भारत में वोट है, आपके पास नागरिकता है तो आप वोट के पात्र हो, नागरिकता नहीं है तो आप वोट के पात्र भी नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे लिखा ना कि माय भारत माय वोट, इसकी टैग लाइन भारतीय लोकतंत्र के लिए यहाँ पर केंद्र में नागरिक, ये अब आपको चीजें ऐसे भी सिटीजन सेंट्रिक चीजें हम लोग पढ़ने लगे। अब इसको थोड़ा सा रफली याद रखिएगा, देखिए संविधान की एक अनोखी बात, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान का कुछ भाग 26 जनवरी के पहले ही लागू कर दिया गया, कुछ भाग, उस कुछ भाग में से एक आर्टिकल था आर्टिकल 324, कोई पूछे कि संविधान का अनुच्छेद 324 किस दिन लागू हुआ, तो अब दिमाग चलता है कि यार संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये 26 जनवरी को लागू होगा, नहीं, क्योंकि वो पहले लागू हुआ, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही जो अगर कहा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हो चुका था, जबकि संविधान आपका 26 जनवरी को लागू हुआ, ये लाइन आप स्टार बना के लिख लेना, कभी भी आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, मूल संविधान, उसमें इस बात का बड़े अक्षर में उल्लेख है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संविधान सभा के द्वारा इसे पूर्ण रूप से लागू करने के पहले ही लागू कर दिया गया, तो अब वो पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन 2011 में आपको अपने बोर्ड के प्रति, आज तो आपके बोर्ड का दायित्व आपको सिखाने के लिए फिल्में भी बताती हैं, अभी एक फिल्म आई थी जवान, उसमें आखिरी में आपको मैसेज दिया कि कम से कम बोर्ड का यूज करो, फिर भी हम नहीं करते, ये गलत है। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि मेरा भारत मेरा वोट, ये इस नाम से हमने शुरू किया, 25 जनवरी को हर साल हम जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया, इस प्रकार संविधान का ये जो अगर कहा जाए अनुच्छेद संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने से पहले ही अस्तित्व में आ चुका था, ये अपने को याद रखना है, और बाकी ये कार्ड वगैरह आप खुद भी अपने स्तर पर थोड़ा बहुत इसको याद रख सकते हैं, मुझे कुछ इसमें ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, आप खुद समझदार हो। फिर अगले के ऊपर आते हैं, मार्मिक निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली साप्ताहिक है, अब ये प्रश्न क्यों लिया होगा, इसको समझने की कोशिश करें, तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम पहले तो ये पोस्टर देखें, इस पोस्टर से उस प्रश्न तक हम जाने का रास्ता ढूंढेंगे।
पोस्टर लिखा है, ऑन द बर्थ सेंचुरी ऑफ द ग्रेट बाला साहब ठाकरे वी प्ले ट्रिब्यूट टू, अगर कहा जाए। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट है जो कि बाला साहब ठाकरे के बारे में है, और बाला साहब ठाकरे जी के जन्म को 100 साल पूरे हो चुके। तो पहला प्रश्न तो आपको यहीं से क्वेश्चन आ गया कि बाला साहब ठाकरे का जन्म किस वर्ष हुआ। ये पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। तो 23 जनवरी 1926 को बाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ। और शुरुआत में तो एज ए कार्टूनिस्ट उन्होंने जो है वो शुरुआत करी। एक जगह कहा जाए कि उन्होंने जो है वो डेली पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था फ्री प्रेस जर्नल। उन्होंने जो अगर कहा जाए मार्मिक नाम की एक वीकली जो है वो शुरू करी, जिससे वो पॉलिटिकल उसके व्यंग्यात्मक चीजों को जो है वो उससे जोड़ के बताते थे। धीरे 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 उनकी खुद की एक उन्होंने पार्टी खड़ी करी जिसका नाम रखा शिवसेना। हालांकि वो कभी भी सीधे राजनीति में किसी पद पर नहीं रहे, ठीक है, वो कभी भी नहीं रहे, उन्होंने कहा। बाद में ठीक है उन्होंने एक समाचार पत्र और चलाया जिसका नाम था सामना, जो आज भी मराठी लैंग्वेज का एक जाना माना न्यूज़पेपर। तो आपको सपोज मान के चलिए एक प्रश्नकर्ता पूछे कि सामना किस भाषा का पेपर है, सामना, तो आपको पता होना चाहिए कि अब क्यों पूछेगा। भाई ये प्रश्न क्यों पूछेगा, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है क्यों पूछेगा, जैसे मार्मिक किसकी, जैसे पांचजन्य। अब अपन पढ़ते ना, तो अपने को याद रहता कि आरएसएस के 100 ईयर कंप्लीट हुए 2025 में, तो पांचजन्य मैगजीन पूछ ली। अब आरएसएस के 100 ईयर कंप्लीट हुए, तो हो सकता है कि वो आरएसएस के 100 ईयर कंप्लीट होने पर जो बीजेपी से लिंक कर दे कि भाई बीजेपी को खड़ा कैसे कराया, बीजेपी का पहला अध्यक्ष कौन बना, अटल जी ने कैसे किया। वैसे ही अभी आपको जो अगर कहा जाए बाला साहब ठाकरे के ऊपर प्रश्न आ सकता है। तो 23 जनवरी को याद रखिए, उनका जन्म याद रखिए। बहुत जानी मानी जो अगर कहा जाए हस्ती थे। 2012 में उनका निधन हुआ। ठीक है, अभी 100 वर्ष पूरे हुए। शिवसेना से जुड़े हुए कुछ बुनियादी जानकारी आप पढ़िए अपने स्तर पर। मैगजीन तो मैंने आपको सामना और मार्मिक तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मार्मिक पहले शुरू करी थी, सामना जो है वो बाद में शुरू करी थी, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। अगला 1 लाइन का है, मतलब रफली आप पढ़ना हो तो रख सकते हो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला मेदाराम यात्रा किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो स्क्रीन पे दिख रहा है तेलंगाना। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय कुंभ, 4 दिन में 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। तो तेलंगाना के मुलुगु जिले में मेदाराम क्षेत्र में जमपन्ना बागू नदी के किनारे एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ, ठीक है, समक्का सरलम्मा, ठीक है, मेदाराम यात्रा शनिवार को समापन हुआ। यहाँ पर, यहाँ कोई मूर्ति या मंदिर नहीं है, प्रकृति को जंगल की पूजा होती है। जनजाति समुदाय में टोटम बहुत महत्वपूर्ण है। आप कभी भी किसी भी टीचर से ट्राइब्स पढ़ेंगे तो उन्होंने आपको टोटम पढ़ाया होगा कि जो प्राकृतिक चिन्ह है, जैसे वन है, नदी है, झरने हैं, तालाब है, ठीक है, कोई वृक्ष है, इनसे वो अपने मिथ को जोड़ते हैं, इनसे वो अपने गोत्रों को जोड़ते हैं, और इनसे उनके टोटम होते हैं। इस प्रकार जनजातीय संस्कृति प्रकृति की जितनी, जो अगर कहा आ जाए प्रकृति को जितना अपने करीब मानती है उतना तो क्या कोई माने। अगर हमें पर्यावरण संरक्षण सीखना है ना, तो ट्राइब से सीखिए, ट्राइबल कल्चर से सीखिए कि नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और नेचर के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करके काम किया जाता है, ये आपको सिखाएंगे यहाँ पर। तो 4 दिन लगा। तो हो सकता है कि आपको जैसे लिखा हुआ है कि 4 दिन चले आयोजन में कई राज्यों से करीब 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज के कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इनका अपना एक जो है वो अगर कहा जाए महत्व है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं, अब क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। अगला है, फरवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का निर्णय लिया गया। इजराइल, अमेरिका, ईरान, अर्जेंटीना। तो इसका आंसर है अमेरिका। एक्चुअली ये न्यूज़ अभी बहुत है, ये देखिए मतलब संयुक्त राष्ट्र का ही एक जगह कहा जाए न्यूज़ एजेंसी का कि डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका से, डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका के अलग होने पर जताया खेद, कम सुरक्षित होगी दुनिया। एक्चुअल क्या होता है, देखो डब्ल्यूएचओ के पास जो फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो अपने मेंबर कंट्री से आ रहा है। कहीं और से तो नहीं आ रहा है कि उसके पास खुद का कोई फंड आ रहा है। उन मेंबर कंट्रीज में से सबसे ज्यादा उसको फंडिंग करती थी अमेरिका, डब्ल्यूएचओ। इसीलिए वो विवाद भी रहे, कभी आपको याद होगा कोविड आया तो डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका के ऊपर बहुत कम चीजें बताई, तो लोगों ने विवाद भी, क्योंकि उनको फंड सबसे ज्यादा आ रहा था। अब अगर मान के चलिए यूएन, मतलब सॉरी डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अपने आप को अलग कर लेता, उन्होंने कहा साहब हमको नहीं रहना इसमें, तो उसके नुकसान ये होंगे कि जो रिसर्च हो रहा है, ठीक है, मतलब बीमारियों के ऊपर अनुसंधान के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसको जो फंडिंग है वो कम मिलेगी।
फंडिंग कम मिलेगी तो उसका नुकसान होगा। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादा वो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन ये है देखो, जनरली यूनाइटेड नेशन की ज्यादातर एजेंसीज अमेरिका में। WHO है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, लेकिन वो अमेरिका से जो है वो ऑपरेट नहीं होती। मतलब कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अमेरिका से ऑपरेट नहीं होती, वो जिनेवा से ऑपरेट होती। लेकिन फंडिंग में अमेरिका का बड़ा रोल। और अभी आप देखिएगा, इसको आप मान के चलिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन के रूप में देखिएगा। 7 अप्रैल को यूनाइटेड ये WHO की बैठक होगी। हर साल ही करते हैं वो लोग, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ। तो उसमें जरूर वो लोग जो है इस बात को डिस्कशन करेंगे कि अमेरिका को कैसे वापस इसमें लाया जाए, अमेरिका कैसे जो है वो इसका हिस्सा बना रहे। क्या है वो देखा जाएगा, क्या होगा वो देखने वाली बात है। अगला है, भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक को हाल ही में क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वीरभद्रन रामनाथन। वन लाइन का, अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है कि भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड प्राइज 2026 दिया गया। वो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। बाकी हमारे को काम, इतना ही बस अपने को याद रखना था, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, मोस्ट। ठीक है, मोस्ट IMP इसलिए क्योंकि ये हमारे ही से गई है सीट। तो एशियन ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जुआन बिन हमद अल थानी को, जो अगर कहा जाए, चुना गया है। ये आपको तो ध्यान से देखिएगा, जो लाइन पढ़ रहा हूं वो क्वेश्चन क्यों कनेक्ट होता है उसको समझिए। 26 जनवरी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट रणधीर सिंह के पद से, ध्यान से, रणधीर सिंह के पद से रिटायर हुए। इंडियन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहे रणवीर स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले रिटायर हो गए। रणधीर ने स्वास्थ्य कारणों के चलते टेन्योर को 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। वे 2028 तक इस पद पर बने रहते हैं। रणधीर के डेस 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 वाकई हमारे कोई काम करें। इसके बाद जो अगर कहा जाए, लिखा कि OCA ने 26 जनवरी को ताशकंद जनरल असेंबली में शेख जुआन बिन हमद अल थानी को प्रेसिडेंट चुना। अब इसमें दो चीजें हो गई। दो चीजें जो अगर कहा जाए कि हमारे लिंक हो गई। पहला हो गया कि भाई ये हमारे ही पास था, मतलब पहले पोस्ट है। दूसरा जो व्यक्ति था, देखा है कि रणधीर, जो अगर कहा जाए, रणधीर ने 5 बार ओलंपिक खेला है, जिसमें मैक्सिको, म्यूनिक, मॉन्ट्रियल, मॉस्को, लॉस एंजल्स। अभी लॉस एंजल्स में फिर ओलंपिक है ना। तो वो लॉस एंजल्स को रिवाइज करने के लिए जो है वो आप इसको याद रख सकते हो। वो जो है वो समय से पहले रिटायर हो गए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम वाले पूछते हैं। अगला, हाल ही में IPS प्रवीण कुमार को निम्न में से किस एक का महानिदेशक नियुक्त किया? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइन मसाले होते हैं, बीच बीच में एग्जाम वाला कहीं का डाल देता है। तो इसमें आपको देखना चाहिए कि कोई अपॉइंटमेंट आज हुई, अभी 1-2 साल के लिए चलेगी। जैसे मान के चलो ये अपॉइंटमेंट है, अभी 3-4 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अभी जैसे BSF की पावर उनके हाथ में। तो ये दिख रहा होगा, हरियाणा कैडर के IPL शत्रुजीत कपूर बने ITBP के नए DG। BSF और NIA को भी मिली कमान। तो लिखा, केंद्र सरकार ने 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां दी। इनमें शत्रुजीत सिंह कपूर को जो है वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। BSF के लिए जो है वो प्रवीण कुमार को किया गया। और NIA के लिए जो है वो राकेश अग्रवाल को NIA का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब ये तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक का आपका एग्जाम निकल ना जाए। जैसे सपोज लिखा है ना कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कैडर के 94 बैच के IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को 31 अगस्त 2028 तक NIA का महानिदेशक। क्या आपको नहीं लगता कि 2028 तक तो आप फाइनली कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे? तो कुछ चीजें ऐसी होती जो कॉपी में या डायरी में एक जगह ऐसे लिख के रख लेना चाहिए कि यार ये तो मेरे को अगले साल भी काम आएगी, उसके साथ बाद भी काम आएगी। और ये न्यूज में कब आते हैं? ये न्यूज में ऐसे नहीं आते। ऐसे थोड़ी पूछेगा BSF का जो अगर कहा जाए कि महानिदेशक कौन है या NIA का हेड कौन है, नहीं पूछेगा। अचानक कोई ऐसा काम हो गया, अचानक, कि जिसमें वो एकदम एजेंसी का जो अगर कहा जाए नाम आ गया। जैसे मान के चलिए कोई, सपोज मान के चलिए टेररिस्ट कोई घटना घट गई या कुछ हुआ। उसके जैसे आपको याद होगा कि जब वो मुंबई अटैक हुआ, तो मुंबई अटैक के बाद हमको ये महसूस हुआ है कि यार अब हमको कुछ अगर कहा जाए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ एजेंसी खड़ा करनी। तब हमने जो अगर कहा जाए उस 2008 के अटैक के बाद 2009 में NIA को खड़ा करा। फिर उसके बाद 2009, 10, 11, 12 इनके एग्जाम्स में लगातार NIA के क्वेश्चंस आए होंगे। यहाँ पर अगर हम टेक्निकली अगर देखें तो सेम कहानी अभी के अभी अचानक, मान के चलिए ईश्वर ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन कोई अगर घटना दुर्घटना हो जाए, उस समय न्यूज एजेंसीज जब इनको हेडलाइंस में जगह देती हैं कई दिन,
तब वो पूछते हैं कि भाई फलाना जो है वो राकेश अग्रवाल किसके हेड है, या फलाने जो अगर कहा जाए कि शत्रुजीत कपूर किसके हेड है, या प्रवीण कुमार, तब वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसको लिख के रख लीजिए, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। दूसरा तीसरा है कि 7 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय दलहन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब चूंकि आज हम 11 फरवरी को पेपर कर रहे हैं, इसलिए है तो 5 तक का, बट मैंने ले लिया कि मैंने कहा कि इसको इसी में करा दूं। तो ये सीहोर में हुआ। अब इसमें इसको समझिएगा। देखो, अगर कहा आ जाए कि जो केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान में, अब इसमें उलझने क्या होती हैं वो समझो। अगर कोई पूछे कि भारत में कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में नंबर 1 है, तो हम ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अपनी खुद की पल्सेस में बात करें तो हम चने की बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम सेंट्रल पल्सेस रिसर्च की बात करते हैं, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? कानपुर। हालांकि उसका एक केंद्र ये भोपाल के पास फंदा, जहां ये इवेंट हुआ उसी के पास है, वहां पर उसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। मतलब अगर कहा आ जाए कि हम इसको अगर ऐसे टाइप करें, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भोपाल, ठीक है, हम टाइप करें तो वो कानपुर से लिंक करके हमको यहाँ का देगा। कानपुर से वो लिखा है ना, कि भोपाल स्थित केंद्रीय दलहन अनुसंधान वास्तव में आईसीएआर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की छिका क्षेत्रीय केंद्र फंदा भोपाल में, ये कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित मुख्यालय का एक क्षेत्रीय केंद्र। तो होता क्या है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, अब दिमाग खराब हो गया, आपने मारे आए सीहोर में हुआ, आपने लगा दिया एमपी में ही होगा। आपने वहां तुक्का ये भी लगाया कि यार एमपी में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए दालें पैदा होती। तो ये इस नजरिए से है, इसका एक रीजनल सेंटर हमारे पास है। अभी जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है, सिलेबस में आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा यहाँ पर। तो उस नजरिए से ये सीहोर में है। कुछ ज्यादा इसमें हुआ नहीं, क्योंकि हमारे ही केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे ही राज्य से हैं, इसलिए इस तरह की इंस्टीट्यूशन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी और कुछ हमको इसमें याद करने की जरूरत नहीं। अगला, भारतीय सेना की उस महिला पायलट का नाम क्या है जिन्होंने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रखा? हंसजा शर्मा है, 1 लाइन का है। ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैं इसके पहले वाले वीक के करंट अफेयर्स में आपको करा चुका हूँ। तो कैप्टन हंसजा शर्मा 27 has created history by becoming the India's Army first woman pilot qualified fly from the Rudra armed helicopter, making the significant milestone in aviation. आर्मी एविएशन, ठीक है, यहाँ पर आर्मी की बात हो रही है, आर्मी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर जो अगर कहा जाए वायुसेना की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप सोचो कि वायुसेना के लिए सोचो। तो उस नजरिए से मतलब जैसे कोई कहता है ना कि प्रश्नकर्ता जो अगर कहा जाए कि प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर। अगला है, 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो ऑप्शंस तो चार, कंफ्यूजन सोफिया कुरैशी भी हो सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि अभी न्यूज में तो बहुत ज्यादा है चर्चा में। आंसर है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। क्यों आ सकता है, उसके पीछे के दो कारण हैं। यहाँ पर ये दैनिक भास्कर का लिखा हुआ है। देखो, पहले तो समझ लो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्मी में यानी सेना में अवार्ड नहीं दिए जाते हैं ना, उनको अपन मिलिट्री डेकोरेशन बोलते हैं, है ना। ये शौर्य पदक है, आप अपनी छाती के ऊपर उसको डेकोरेट, मतलब वो आपकी वीरता का परिचायक है। वो घर में लगाने के रखने के नहीं है कि कांच के जो अगर कहा जाए रैक में रख दिए कि पद्मश्री मिल गया तो रखा हुआ, नहीं। आप उसको इसीलिए उनको मिलिट्री डेकोरेशन कहते हैं। तो वॉर टाइम और पीस टाइम, वॉर टाइम तो 1999 के बाद किसी को मिले ही नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वॉर टाइम का मतलब है युद्ध काल में। अब 1999 के बाद हमने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। तो पीस टाइम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इस तरह का मिलिट्री जो डेकोरेशन है उसको हम बोलते हैं अशोक चक्र। आप में से कितनों को ये पता है कि इनको अवार्ड नहीं कहा जाता? ठीक है, जैसे अगर कहा जाए अशोक चक्र, अगर कोई पूछे कि एज ए अवार्ड, आंसर इज नो, इज ए मिलिट्री डेकोरेशन। ये सैन्य सम्मान है, डेकोरेशन है आपके लिए अगर कहा जाए ना। तो ये कंफ्यूज मत होना। तो शांति काल का सबसे बड़ा जो सम्मान है, तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स आपको याद नहीं रखना, क्योंकि बहुत लोगों को मिल चुका है। अभी हाल फिलहाल में जो है वो 2026 में शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन थे, इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, अभी आपको मालूम होगा कि एक्सियोम मिशन जो 4 था, उसके साथ नासा के साथ वो इंटरनेशनल स्टेशन, स्पेस स्टेशन पे भी गए। हमारा जो व्योम मित्र नाम का, गगनयान नाम का जो प्रोग्राम है, उसका हिस्सा भी वो है। उस नजरिए से आपसे पूछ सकता है। और इसमें मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ कि ये जो अशोक चक्र है, इसमें अगर हम सबसे कम उम्र में, मतलब देखो देश के प्रति जो जज्बा होता है वो कैसा होता है, तो कभी आप नीरजा भनोट की स्टोरी पढ़िए। उसमें आपको चीजें समझ पड़ेंगी कि आपका डेडिकेशन क्या होना चाहिए, है ना। पूरा जब भी आपको मौका मिले, तो नीरजा भनोट की कहानी पढ़िएगा, तो उससे आपको समझ पड़ेगा कि एक छोटी सी उम्र में भी आप राष्ट्र के लिए, कि कोई एक महिला जो कि एक एयर होस्टेस की भूमिका में है, और 22 साल की उम्र में, ठीक है, अपने कर्तव्यों के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देती है, 22 साल। और फिर वहां पे राजनीति से ऊपर उठकर पाकिस्तान ने भी काम किया था, उनको तमगाए पाकिस्तान का अवार्ड दिया था। कभी आप पढ़िएगा कि किसको तमगाए पाकिस्तान दिया, तो उसमें नीरजा भनोट का नाम भी आएगा। वो भी, जो अगर कहा आ जाए कि पाकिस्तान का जो है वो डेकोरेशन है, ऐसे सिविल अवार्ड है पर वो डेकोरेशन। तो ऐसी चीजें एग्जाम में जो है वो आजकल यही प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ रहा है। नेचर यही हो गया एग्जाम का, और क्या पूछेगा जो अगर एग्जाम में, कि अब कुछ और पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस का जो है वेटेज है। ओवरऑल हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया गया। इसमें कितनी भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया गया, तो 11। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 11 शास्त्रीय भाषाएं, इनमें हिंदी नहीं आती। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये सब क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। पर हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली से आई, कई बोली भाषाओं का इसमें प्रभाव है। ठीक है, अपभ्रंश से, खड़ी बोली से होते हुए हिंदी आई। उर्दू भी ऐसी है, उर्दू का भी अपना खुद का कोई वो नहीं कि उर्दू का कोई खास जन्म हुआ। उर्दू कैंप लैंग्वेज, तंबुओं में जहाँ सैनिक रहा करते थे, और वो सैनिक अरबी फारसी बोला करते थे। कुछ सैनिक यहाँ की भाषा जैसे हिंदी आदि बोला करते थे, तो हिंदी अरबी फारसी को मिलाकर एक नई भाषा का जन्म हो गया, उर्दू। तो ये एग्जैक्टली क्या है, उनको क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं डाल रहा। तमिल का अपना इतिहास है, संस्कृत का, कन्नड़ का, तेलुगु का, मलयालम का, उड़िया का, मराठी का, इनको देखोगे तो इनके दूसरे के प्रभाव से इनका जन्म नहीं हुआ। इनका खुद का अस्तित्व, इनकी खुद की जो अगर कहा जाए उत्पत्ति है। तो ऐसे वहां सोचना, कभी जैसे शास्त्रीय भाषा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी जगह कहा जाए क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आज इतनी सारी क्लासिकल लैंग्वेज है यहाँ पर। अगला है, भारत का वह पहला जिला कौन सा है जिसने समर्थ, ये समर्थ पंचायत पोर्टल है, खाली समर्थ नहीं है, समर्थ जो है वो पोर्टल पर संपत्ति कर एकत्र करना शुरू किया। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ धमतारी बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स बाय समर्थ पोर्टल। देखो अब पंचायत, देखो क्या होता है ना, पंचायतों में तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स देता नहीं है। अब सरकार को लगा कि पंचायत को डेवलप करना है। डेवलप करना मतलब पूरे गांव का विकास करना है। कैसे करेंगे, उनके पास उनके रिसोर्सेज खुद के होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं और लें। जैसे शहर में आप नगर निगम नगर पालिका में रहते, तो प्रॉपर्टी टैक्स से वो आपके विकास संबंधी गतिविधियों को करते हैं। तो कभी आप देखिएगा, एक पंचायत वेब सीरीज आई थी। उसी पंचायत वेब सीरीज से मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने, उसी कंपनी से जिसने वो शायद टीवीसी किसकी वेब सीरीज है, किसने बनाई है वो, उससे कहा कि भाई आप लोगों को अवेयर करो। तो एक उसका एपिसोड उन्होंने स्पेशल बनाया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें एक कहानी है कि एक गांव में एक किसान है, उसके खेत में जो अगर कहा जाए प्याज होते हैं, उसको कीमत नहीं मिलती। वो औने पौने दाम में बेचना चाहता है। वो फिर कहता है कि हमारे गांव में अगर कोल्ड स्टोरेज होता तो हम अच्छी कीमत पे बेचते। सरपंच बोलता है कि कोल्ड स्टोरेज बनाया जा सकता है, लेकिन सब उसमें सहयोग करें, प्रॉपर्टी टैक्स दें। फिर वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए आगे आते हैं, और उनके सहयोग से फिर एक कोल्ड स्टोरेज अपने गांव में खड़ा होता है। अरे ये एक मैसेज है कि अगर आपके पास पैसा है, संसाधन है, तो आप विकास के लिए खुद भी आगे आए, है ना। वो दिखाया गया। तो अब ये एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर दो, आपको लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सब नए नए इनिशिएटिव हैं, और इनका अपना एक रोल है। अगला है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ की पॉइंट्स और बजट के कुछ की पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो वो आएगा अब 1 2 4 दिन में। अब क्या होता है ना, बच्चे देखते देखते भी नहीं है ना। ये इसके पहले वाला करंट अफेयर्स का डाला, 200 300 लोगों ने तो वीडियो देखा वो। ठीक है, और उसमें 200 300 में भी 100 150 तो शायद मेरे स्टूडेंट होंगे। तो कई बार लगता है कि
पता नहीं मतलब कहाँ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया कभी। मतलब किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल के पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ा, सही बच्चे तक जा रहा है कि नहीं। हाँ, जा तो रहा है, क्योंकि आपके यूट्यूब से ही कई मैसेज आ जाते हैं कि फलाना हमारा नेट का एग्जाम निकल गया ना, सेट का एग्जाम निकल गया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का निकल गया ना, ये हो गया। और बच्चे जुड़ते भी हैं क्लासेस में भी, जो बच्चे हैं वो भी इसी मंच से आए जितने भी आए। बट ठीक है, कुछ करा तो नहीं जा सकता। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत के जनरेटिव एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये सबसे ज्यादा फंड जा रहा है। तो इसमें जो है वो आपको याद रखना, ये पूरा है कर्नाटक लीड्स इंडिया जनरेटिव एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम। 39% जो अगर कहा जाए स्टार्टअप्स इसके पास है, अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक, ये लिखा हुआ है इन द फर्स्ट ऑफ 2024 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत में पहले मेनोपॉज जो है वो क्लिनिक की शुरुआत की गई? आंसर है महाराष्ट्र। अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए क्या होता है, महिलाओं के जीवन में जब महावारी शुरू होती है, ठीक है, यानी मासिक धर्म शुरू होता है, लगभग 12 साल की उम्र मान लें औसतन हम, और लगभग 45-46 साल की उम्र तक चलता है। इस दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, शुरुआत में भी काफी होते हैं। और जब रजो निवृत्ति की आयु आती है, इस दौरान भी काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं करती, इसीलिए बॉन्ड डेंसिटी कम हो जाए। कभी आप देखिएगा आपकी मम्मी की जो एज की महिलाएं हैं ना, उनकी जो है वो हाथ पैरों में दर्द, हड्डियों में दर्द, क्योंकि वो बॉन्ड डेंसिटी पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को मैनेज करता है हमेशा रहने। अगर जैसे कहते हैं ना कि सपोज मान के चलिए कोई कहे कि बार बार किडनी स्टोन हो रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूध या ऐसी चीजें खा रहे हो कि उससे कैल्शियम, एक्चुअल हमारा हार्मोन भी ठीक काम नहीं कर रहा। पैराथायराइड, ये गले में थायराइड के पीछे एक धसी हुई ग्रंथि होती है, उसको पैराथायराइड जो अगर कहा जाए ग्लैंड बोलते हैं। और उससे जो अगर कहा जाए वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ऐसी कई चुनौतियां होती हैं महिलाओं के जीवन में। उन चुनौतियों से, अब चूंकि अगर आप संपन्न परिवार से हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, संपन्न नहीं हो तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में उनको एक सेपरेट सिस्टम देने के लिए महाराष्ट्र ने एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र लॉन्च इंडिया फर्स्ट जो है वो मैनोपैथ जो है क्लिनिक सपोर्ट टू वुमेन्स हेल्थ। अच्छा है, मतलब इसको मैं अच्छा मानता हूँ। गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो वन लाइन का है, दुबई में। एक्चुअल क्या है ना, भारत इसमें पार्टनर रहा, इसलिए क्वेश्चन हमने लिया नहीं तो। और आने की संभावना 1%, मतलब 99% तो मुझे लगता है भी नहीं कि आएगा, पर 1% में है। हाँ, इस बहाने कम से कम आपको ये समझ पड़ा है कि 26 से 30 जनवरी को गल्फ फूड का आयोजन हुआ। इसमें कंट्री पार्टनर इंडिया रहा। दूसरा एपिडा, आप में से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ये बात जानते होंगे कि भारत से जितने भी हम फ्रूट्स या एग्री प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग में जो अगर कहा जाए फूड प्रोसेसिंग बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हैं, यानी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पाद हैं, उनके निर्यात के लिए हमें एपिडा के थ्रू जाना पड़ता है। इसमें एक अपने आप में मीडिएटर एजेंसी के रूप में एपिडा काम करता है। जिनको ना मालूम हो वो जगह कहा आ जाए, ये नाम लिख लीजिएगा कि कृषि, ठीक है, अगर कहा जाए कि हार्टिकल्चर यानी बागवानी, और उससे जुड़े हुए अगर कहा जाए जो प्रोडक्ट हैं, खासकर मैंने बोला कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, उनमें एपिडा। और कभी आपको अगर जैसे याद ना रहे ना, तो एक तरीका ये होता है कि आप फुल फॉर्म आदत डालो। फुल फॉर्म जैसे अगर फुल फॉर्म अगर आपने पढ़ रखा है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा, नाम में दिख रहा है एग्रीकल्चर को करेगा और प्रोसेस फूड को करेगा, उनको लेकर जो अगर कहा जाए इसको गठन किया गया। यही देखती है पूरा, जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पूरी पॉलिसीज में रोल प्ले करती है, मतलब एपेक्स बॉडी अपने आप। तो वो है। अगला है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी माइकल जैक नॉब्स, जिनका 29 जनवरी 2026 को निधन हुआ, उनका संबंध किस देश से था? तो ऑस्ट्रेलिया। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्यों, कि भारत के पूर्व हॉकी कोच, ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी माइकल नॉब्स 72 वर्ष की आयु में जो अगर कहा जाए निधन। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि भारत को हॉकी में वापस जो अगर कहा जाए खड़ा करने में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही, इसीलिए वो क्वेश्चन वन लाइन का आपको एक पूछा जा सकता है। वन लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन उसमें जो है वो पंच नहीं होगा। वन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किया गया संपूर्णता अभियान, तो
ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। संपूर्णता जो अगर कहा जाए अभियान 2.0 किसने शुरू किया, फर्स्ट आंसर इज नीति आयोग। सेकंड किसके लिए है, तो जितने भी आकांक्षी जो जिले हैं और ब्लॉक हैं उनके लिए। तो अगर आप इसको खाली ये संपूर्णता अभियान 2.0, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये एक्चुअली इनिशिएटिव है किसका, मतलब प्रश्नकर्ता पूछ लेता है कि भाई ये इनिशिएटिव जो अगर कहा जाए किसका है। तो जैसे लिखा ना संपूर्णता अभियान लॉन्च जो समर्थ बनाने के लिए शपथ, जो अगर कहा जाए, तो ये जितना भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये नीति आयोग के ही आर्टिकल्स मिलेंगे ज्यादातर केसेस में। ये लिखा नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0, या नीति आयोग ने आज संपूर्णता अभियान जो अगर कहा जाए 2.0 का शुभारंभ किया, 28 से 14 अप्रैल तक चलेगा। 3 महीने का अभियान है, और 5 जो अगर कहा जाए इंडिकेटर्स के आधार पर इसको जो है वो देखा जाएगा कि हमारे जो आकांक्षी जिले हैं और जो ब्लॉक हैं वो कैसे मुख्य धारा में आए। ठीक है, तो ये जो अगर कहा जाए यार, जिलों के लिए 5 संकेतक और ब्लॉक के लिए 6 प्रमुख संकेतकों पे ये काम करेगा। तो बस ये आपको याद रखना है, ये जिलों के संकेतक दिख रहे हैं, ये जो अगर कहा जाए ब्लॉक के संकेतक दिख रहे हैं, यानी इंडिकेटर्स, किन इंडिकेटर्स पे जो है वो काम करेगा, और उससे हम देखेंगे कि क्या है। अच्छा है, क्या रिजल्ट्स आएंगे वो तो बाद में आएगा, जब इसके रिजल्ट्स आएंगे, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब मैं पढ़ा भी दूंगा, उसमें कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। फिर अगला है 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, अजीत पवार जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम थे, ऑलमोस्ट सबको मालूम। लेकिन आपने जब उनका निधन हुआ तो जो प्रेस आर्टिकल्स पढ़े उसमें क्या चीज ध्यान दी, उनका पूरा कैरियर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में रहा, पूरा, मतलब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर लगातार बने रहे। तब हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आंसर इज नो। देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होगा, और उसी की सलाह सहायता पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ये सब आप जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 पढ़ोगे तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी स्टोरी आ जाएगी। लेकिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसका इतिहास, मतलब कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वजूद नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी जो अगर कहा जाए क्या बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर, इनका। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार क्या होता है ना, पेपर सेटर सोचता है कि बच्चे को मतलब उप मुख्यमंत्री दिख रहा था, मैं पूछ लूं कि उप मुख्यमंत्री का प्रावधान कहाँ है, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राजनीतिक संतुलन के लिए, ठीक है, जब किसी भी सरकार के अंदर खींचतान को रोकना हो तो उसके लिए एक पद बनाया जाता है। ज्यादातर जब अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है, तब ये पद ज्यादा सृजित होते हैं। वो कहावत होती है ना कि कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उस स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति में भी मेरे ही नाम राशि, मेरा नाम वीरेंद्र रघुवंशी है, तो मेरे ही नाम राशि के थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ठीक है, वो बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने मध्य प्रदेश के। वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा पहले, जो अगर कहा जाए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, और उसके बाद तो फिर जो अगर कहा जाए कि एक लिस्ट बन गई। शिव भानु सिंह सोलंकी को डिप्टी हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, सुभाष यादव जी को बनाया, अपने कांग्रेस में एक जानी मानी जो अगर कहा जाए मतलब महिला विधायक थी जिनका नाम था जमुना देवी, उनको बनाया। और अभी हाल फिलहाल में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, इनके पास उप मुख्यमंत्री का भी प्रभार है। तो इस तरह से हमारे पास, जैसे आज हमारे पास है राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं या जगदीश देवड़ा जी जो हैं, उनके पास अपने विभाग के प्रभार तो हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की भी भूमिका में हैं। तो इस तरह के प्रश्न क्या होता है ना कि कभी जब चर्चा में आते हैं और पेपर में बार बार उनकी हेडलाइंस बनती हैं, तब वो क्वेश्चंस पंच होते हैं, अदरवाइज नहीं होते वो पंच। तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आप खुद, मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पहली लाइन में क्या लिख रहा है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। 28 जनवरी को जो अगर कहा जाए एक चार्टर प्लेन केस में उनका निधन हो गया। वो बाकी जो अगर कहा जाए बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग, ये आपसे पूछ सकता है कि वो किस एयरपोर्ट पर चार्ट प्लेन के लैंड करते समय जो अगर कहा जाए कि वो दुर्घटना घटी, तो बारामती एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रश्न आपसे पंच करेगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई प्रश्न जो है वो आपसे पूछ, वो उसी में से कुछ पूछेगा। अब वो क्या पूछेगा वो तो मैं भी नहीं जानता। फिर अगला है अकादमिक जगत से परे श्रेणी में बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले भारतीय डॉक्टर। ये बेसिक, मतलब अगर कहा जाए इस तरह के जो अगर डॉक्टर लहेरिया इस पुरस्कार को जीतने वाले अब तक के एकमात्र भारतीय हैं। एक लाइन में कभी कोई पेपर सेटर को कहीं कुछ एकाध मन कर जाए तो वो देगा, अदरवाइज जो नहीं देगा।
हाल ही में प्रधान, मतलब अब जो प्रश्न है वो जैसे कहते हैं ना कि एक दो लाइन वाले जो प्रश्न होते हैं वो हैं, ज्यादा अंदर वाले प्रश्न जो है वो अब नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित वेदशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को संबोधित किया? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो ये केरला में वेदशाला चैरिटेबल अस्पताल, आपको मालूम होगा केरला ऐसे भी जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है, आयुर्वेद आदि की चिकित्सा के लिए जाना जाता है। जब हमने मेडिकल टूरिज्म को समझना शुरू किया भारत में, तो केरल और तमिलनाडु से ही मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी है। तो उसमें एक बड़ा नाम है, और 100 ईयर इसको हो चुके हैं। इसीलिए कई बार ये पूछ लेते कोई, देखो कोई एक इंस्टीट्यूशन है आर्य वेधशाला, जो अगर कहा जाए हॉस्पिटल केरला, तो आपको मतलब पूछेगा ना कि क्योंकि 10-20 साल पहले स्थापित थोड़ी है, 100 साल से अगर कहा जाए कि कोई चीज चल रही है तो ये आपको आ सकता है ना। तो ये जैसे कोई पूछे, जैसे आर्य वेधशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल या वेधशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो इसके आपको आर्टिकल्स मिलेंगे 100 साल वाले, 100 ईयर, जो ग्लोरियस 100 ईयर वो दिख रहा है। ठीक है, डस डस डस, और ये 1924 की स्टोरी दिख रही है। बाकी तो जो अगर कहा जाए कि हमारे लिए और कोई काम का है नहीं, तो अभी तो इतना ही न्यूज में आपको याद रखना। अगला है सर मार्क टली। ये क्वेश्चन तो इस साल आपको प्रश्नकर्ता मुझे लगता है कि पूछना ही चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के जगत में अगर एक कोई बड़ा नाम है तो वो मार्क टुली। मार्क टुली से बड़ा नाम जो अगर कहा जाए, टली नहीं, टुली पढ़ना है ना, मार्क टुली, मार्क टुली। वो बहुत बड़ी हस्ती थे। मुझे याद है कि एक स्टेटमेंट मैंने इनका बहुत पहले पढ़ा था कि अगर आपको भारत को देखना हो तो उसके स्टेशन के ऊपर एक दिन व्यतीत कीजिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम रेलवे स्टेशन पर पूरा एक दिन व्यतीत करें तो हम भारत की अलग अलग कला संस्कृतियों को देख सकते हैं। अलग अलग भाषा, अलग बोली, अलग खान पान, अलग पहनावा, अलग तरह का रहन सहन स्टेशन पर केवल एक दिन व्यतीत करके हम देख सकते हैं। सोचिए आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं, वहां पर कोई तमिलनाडु से ट्रेन आ रही, आपको पता चलेगा कि तमिल लोग जो है वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, वो क्या चीजें खाना पसंद करते हैं। कोई ट्रेन जो अगर कहा जाए पंजाब से निकल कर आ रही है, आपको पंजाब का, कोई लखनऊ से आ रही, कोई कहीं से आ रही, कितना सरल और सहज विस्तृत तरीके से उन्होंने उस चीज को समझने की कोशिश की होगी, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो मार्क टुली का संबंध किससे है? बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी जानी मानी हस्ती थे। तो प्रश्न इस तरह के प्रश्न जो है वो कई बार जो है अगर कहा जाए पूछे जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 27 जनवरी को खेलो एमपी यूथ गेम 2026 का भव्य शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो भोपाल में शुरू हुए। स्क्रीन पे पोस्टर दिख रहा है, 27 जनवरी मंगलवार, समय 6:30। मध्य प्रदेश एमपी यूथ गेम्स जो है वो भव्य शुभारंभ, इनमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। हमने हमारे परंपरागत खेलों को भी इसमें शामिल किया, पिट्ठी, रस्सा कस्सी, थ्रो बॉल, ठीक है, और क्रिकेट पहली बार यूथ गेम्स में शामिल। तो इसमें से ये जो अगर हम देखें, ये वाले, ये तो हमारे बहुत ही परंपरागत खेल हैं। उन खेलों को हमने जगह कहा जाए कि ये कहानी इसमें रखी। अब क्या पूछेगा वो तो मुझे भी नहीं मालूम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ये जो आपको दिख रहा है कि रोजगार निर्माण पे पूरा आर्टिकल छपा है, उसी से मैंने लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ना, सौरभ कोठारी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, वो भी अपन जैसे लिख के रख ले। बट एक इंपॉर्टेंट है ना, जैसे पिट्ठी जो अगर कहा जाए क्या है, ये खेल है, एक गीत है, एक नृत्य है, ऐसा कुछ पूछ ले। ठीक है, वो उसके ऊपर है क्या पूछेगा, मैं तो बता नहीं सकता कि वो क्या पूछेगा पेपर सेटर, पर पूछ सकता है इस तरह से उस यहाँ पर। जनवरी 2026 में लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में लाल रंग का अरोरा किस कारण से दिखा? ठीक है, ये एक सोलर जो अगर कहा आ जाए स्टॉर्म के कारण दिखा। पहले तो समझिए कि क्या चीज होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ लिया तो आप जीत जाओगे। ये इस तरह का अरोरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो रेड अरोरा, इसको अरोरा ही बोला जाता है, हिंदी में इसको ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं। इसमें रेड और मोस्टली ग्रीन कलर की लाइट आपको ज्यादा दिखती है। अब होता क्या है अरोरा, ये समझिए। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, सोलर सिस्टम है, सूर्य से हर कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि देखो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका मेन सोर्स है, ठीक है, अगर कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण। उसके अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण ऊर्जा, जैसे कोई बच्चा अगर साइंस का होगा वो बहुत अच्छे से जानता है कि जिस क्लास को आप मुझे देख रहे हैं, वो जो लाइट है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अगर कहा आ जाए वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो लाइट आप से मुझसे आ रहे हैं। साउंड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे अपन बोलते हैं ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, अगर कहा जाए इंफ्रारेड वेव, आपका जो विजुअल वेव्स, एक्स रे, आपका अल्ट्रावायलेट, गामा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सूर्य का केंद्र जो कि नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकाल रहा है, जब उससे कुछ ब्लास्ट होते हैं तो उनसे करोड़ों किलोमीटर तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो एक सफर करता है। इनको बोलते हैं सोलर स्टॉर्म। ठीक है, इनके लिए सौर तूफान वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये सोलर स्टॉर्म के कारण ही हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को छोड़कर बाकी किसी ग्रह पर जीवन नहीं पनप पाया, क्योंकि किसी ग्रह के पास इस तरह की इनविजुअल शील्ड नहीं है जैसी पृथ्वी के पास। पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करे हुए है। नॉर्थ और साउथ पोल जो एन और एस लिखा रखते हैं वो इसी से आते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड से जब ये सोलर स्टॉर्म टकराता है तो एक रबड़ बैंड की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड उसको जो अगर कहा जाए रोकती है। ये बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक पापड़ है और अगर आपने सीधे गैस के ऊपर रखा तो वो तुरंत जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। पृथ्वी के पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो हम उस पापड़ की तरह अब तक जल चुके होते। लेकिन उसी पापड़ को आप एक स्टील के डब्बे के अंदर रख दो और आग के ऊपर गर्म करके 10 मिनट के लिए छोड़ दो, अंदर डब्बा लाल हो जाएगा लेकिन पापड़ अंदर नहीं जलेगा। तो जैसे वो स्टील का डब्बा है वैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम इनविजुअल है, दिखती नहीं है, वो इन सोलर स्टॉर्म से हमें बचाती है। लेकिन ये जो बैंड टूटता है टकरा टकरा कर, ये नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर, नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर रोशनी दिखाता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे अपन प्लस और माइनस के करंट के तारों को टकराए तो जो चिंगारी उत्पन्न होगी, ऐसे देसी भाषा में समझो। तो नॉर्थ पोल पर यानी जो आर्कटिक है इस पर इसको जो है वो कहा जाता है अरोरा बोरियोलिस, और साउथ पोल पर इसको कहा जाता है अरोरा ऑस्टियोलिस। ठीक है, ये जो लाइटिंग दिखती है ना, ध्रुवीय ज्योति जो है उस अरोरा ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में, तो ऐसे ही याद रख लोगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ये चिंता का विषय क्यों है कि दिखना तो था नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, दिख कहाँ रहा है, लद्दाख तक। यानी सिद्ध है कि अब सोलर स्टॉर्म की ताकत यानी जो सौर तूफान उत्पन्न होना है वो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली उत्पन्न हो। इससे हो सकता है कि कोई एक आध सौर तूफान ऐसा आ जाए कि हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उड़ा दे। ये ध्यान रखना कि जिन मोबाइलों को आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप को यूज कर रहे हो, अगर कोई खतरनाक सोलर स्टॉर्म आ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसमें इतनी होगी कि आपका पूरा डिवाइस रखे रखे आपके हाथ में जल जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये सच्चाई है, इसको ऐसा नहीं कि अपन नकार सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एनर्जी जबरदस्त होती है। उस जबरदस्त को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कभी जीवन में एक्सरे कराया होगा तो एक्सरे करने वाला कभी भी एक्सरे कक्ष में नहीं बैठता, वो बाहर जाके बटन दबाता है, उसको मालूम है कितनी खतरनाक है एक्सरे। ठीक है, वो बाहर ही आपको खड़ा कर देगा, बाहर आएगा, बाहर से बटन दबाएगा। तो वैसे ही इसको याद रखिएगा, इस बहाने कम से कम यहाँ पर, हाँ, इनको क्या बोलते हैं, सौर तूफान, हिंदी में क्या बोलते हैं, सोलर स्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। अरे यार, स्ट्रॉन्ग टाइप हो गया ना, सोलर स्ट्रॉम। ठीक है, ये होते हैं ऐसे, ये आपको दिख रहे हैं, ये सुन इस तरह से ये ब्लास्ट होता है। अब आप देखिए इसमें जैसे ये साइंस डेली का एक फोटो है, क्या दिख रहा है, यहां से जो एनर्जी निकली ये किसने रोकी, ये जो इनविजुअल शील्ड है ये जो दिख रही है, अब ये इससे टकरा रहा है, ये टकराने के बाद ये जो एक रबड़ बैंड की तरह टकराता है, ये ध्यान रखिएगा। और रबड़ बैंड जब टूटेगा तो कहां जाएगा, वो टूट कर यहां जाएगा, इस जगह या इस जगह, इसको आप एक रबड़ बैंड मानो, ये रबड़ बैंड। कोई पूछे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक इन रबड़ बैंड। और ये रबड़ बैंड जब इससे टकरा कर टूट रहा तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ध्यान से देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर वो एनर्जी आपको रेड एंड ग्रीनिश कलर में दिखाई देगी, जिससे हम अरोरा बोलते हैं। और बस आप अगर कहा जाए कि ईश्वर से वो करिए कि कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म ना आए, नहीं तो पृथ्वी किस दिन जो है पूरी साफ हो जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे ये तो बेबुनियादी बात है, तो कभी इसके लिए एक टाइप कीजिएगा, यहां पर अगर कहा जाए सन वर्सेस अर्थ साइज, आपको एहसास होगा कि सूर्य की तुलना में हमारा कोई वजूद नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये है पृथ्वी, ये जो दिख रहा है ना डॉट, दिस वन, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। वो सोलर स्टॉर्म हमें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है विद इन ए सेकेंड।
ठीक है, वो तो ऊपर वाले को इसको लिविंग प्लेनेट बनाना था, इसलिए उसने हमको ये इनविजुअल शील्ड दी। यहाँ पर सूर्य के सामने हमारी कहीं कोई वो है नहीं, है ना, एनर्जी का सोर्स हमारे, इसीलिए सूर्य को भी कभी कभी धन्यवाद करा करो। जिस भी धर्म को मानते हो, धर्म अपनी जगह है। सूर्य को जैसे कहते हैं ना कि सूर्य की उपासना, तो सूर्य की उपासना के मतलब नहीं कि आपको आप धर्म से मान रहे, एक्चुअल मेरी और आपकी ऊर्जा का केंद्र है भाई वो। बिना उसके तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, सूर्य के बिना किसी चीज का अस्तित्व नहीं। अभी आप 2 महीने सूर्य की ऊर्जा से बाहर निकल, सब खत्म। तो ये मैंने इसलिए आपको इतना समझा दिया कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि अरोरा क्या होता है, अरोरा बोरेयोलिस क्या होता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, सोलर स्टॉर्म क्या होते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। अगला है, हाल ही में कोस्टा रिका की अमेलिया वॉल्वेरेड ने निम्नलिखित में से किस वॉल्वेरेड को निम्नलिखित में से किस एक की कोच नियुक्त किया गया? तो भारतीय सीनियर महिला हॉकी फुटबॉल टीम की कोच बनाया है ये, वन लाइन का। इंडिया जो अगर कहा जाए न्यू, जो है इंडियाज न्यू कोच अमेलिया जो है वो वुमेन्स एशियन कप विद द टेस्ट 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 जो है वो, इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बाकी और कुछ नहीं। अगला है, अगर कहा जाए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये कोई अगर मान के चलो कि अभी सब इंस्पेक्टर का एक इंटरव्यू है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो दे रहा है, तो उसको आ सकता है काम कि कितने जो गीगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी आवंटित करी, तो 30 गीगा हर्ट्स की। ये एक्चुअल है क्या, इसको समझो। जैसे अभी क्या होता है कि सड़क दुर्घटना को मैनेज करना बहुत कठिन है। आपको मालूम है कंपनियां आजकल एडास सिस्टम देती हैं, एडास आपने देखा होगा ना, जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे चलती है। उसमें क्या होता है कि दो गाड़ियों के बीच आप दूरी को देख सकते हैं, गाड़ियों के लोकेशंस को देख सकते हैं, एक वर्चुअल इमेज में उनको देख सकते हैं। तो सरकार को लगा कि अगर हमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, तो हम भी कोई एक वार्निंग सिस्टम क्रिएट करें, एक सेपरेट फ्रिक्वेंसी अलॉट करें, जिससे हम दो लोगों के बीच कम्युनिकेट कर पाए समय पर, और वो वार्निंग उन तक जो है वो समय पर पहुंच जाए। इसीलिए वो लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन्फॉर्म द एलोकेशन ऑफ 30 GB गीगा हर्ट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हो जाएगी। आने अभी जैसे आपको लगता है कि अभी क्या समझ आएगी, आपको आने वाले समय में चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पड़ेंगी यहाँ पर। तो ये है बजाज पुणे ग्रैंड टूर, जो हाल ही में खेला गया, किससे जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये साइकिलिंग से था। ठीक है, इसके नाम में कहीं साइकिलिंग नहीं है, इसीलिए ये आ सकता है कि बजाज पुणे ग्रैंड टूर शानदार अंदाज में समापन, वैश्विक खेल मानचित्र में हुआ दर्ज पुणे। यानी कि इस तरह के इवेंट हमारे यहाँ होते नहीं हैं, पर हमारे यहाँ हुआ तो ग्लोबल सिनेरियो में हमारी एक पहचान बनी। उस नजरिए से वन लाइन में पूछ सकता है। अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल में लोकार्पित किए गए ओल्ड एज होम का नाम क्या? आप कहोगे कि ओल्ड एज होम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आते नहीं, संदेह अच्छा है, लेकिन इस ओल्ड एज होम की बड़ी खासियत है, ये अपने आप में आपको बताता है कि पैसा होना कितना जरूरी है। ये जो ओल्ड एज होम है, ये 24 करोड़ की लागत से बना, और इसका एक महीने का किराया 40,000 से 50,000 के बीच है, मोटा मोटा। मतलब सब सुविधाएं हैं, लेकिन जो किराया है कि पर मंथ आपको, अगर आप लग रहा है कि आपका कोई है नहीं और आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते और ओल्ड एज होम में रहना चाहते, तो ये आपके लिए अच्छा एक साधन है। लेकिन इसका किराया इतना, मैंने देखा कि यार 50, मतलब साल के 6 लाख रुपए तो रहने के देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो उस नजरिए से मुझे लगा कि शायद कोई हो सकता है कि संध्या छाया नाम से प्रश्नकर्ता को दिख जाए, क्योंकि बड़ा फिगर है। एक तो अमाउंट बड़ा है, 24 करोड़ से बना। दूसरा अगर कहा जाए कि जब आप इसको संध्या छाया ओल्ड, जैसे यहाँ पर आप सिंपल टाइप करो ये भोपाल, यहाँ मैं दिखाता हूँ ये संध्या छाया ओल्ड एज होम भोपाल रेंट, ये हमने एक सिंपल कीवर्ड टाइप किया। तो जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, वो लिख रहा है 38,000 से 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति, सिंगल शेयरिंग के बीच होगा, 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं, ये ऐसा आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो जब मैंने कहा यार तो इसमें प्रश्न बन सकता है, मतलब कोई पेपर सेटर को लगे कि यार ये अच्छा है, तो ये एक है एमपी इन्फो का जो आपको दिख रहा है, मैंने इसी का लिया। नीचे पूरा आर्टिकल भी दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ जनों को प्रति माह कमरे के आकार के अनुसार पृथक राशि देनी होगी। डबल बेड 60 स्क्वायर फीट के लिए 39,000, डबल बेड 90 स्क्वायर मीटर के लिए 43,000, डबल बेड डस डस डस, ये लिखा हुआ है। आपको एरिया वगैरह याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना, बस नाम के लिए याद रखना कि इससे जो है वो जुड़ा हुआ है। इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है या बन सकता है। तो ये हो गया इस वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर आपको लगता है
तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ अपना है। देखिए करंट अफेयर्स आप बहुत जगह से पढ़ रहे हो, पर मेरा उद्देश्य खाली करंट अफेयर्स पढ़ाना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि इसको सब्जेक्ट से जोड़ना। तो बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी एमपी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हो, खासकर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस पे भी विशेषकर अगर कहा जाए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो एमपी जीके का ये कोर्स आपके लिए अमृत वरदान है। क्योंकि आपके हिस्ट्री की भी 50% तैयारी तो इनडायरेक्टली करा दूंगा मैं, क्योंकि मैंने एमपी इसमें अच्छे से पढ़ाई है पूरी। एमपी का पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ाया है, तो हिस्ट्री पॉलिटी के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स अगर नहीं लिया है, लग रहा है कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो ऐप डाउनलोड करिए। ऊपर 2 वीडियो फ्री हैं, डे 1 डे 2, कोई अलग से वीडियो नहीं बनाए, लाइव क्लास जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट होती है उसी की वीडियो है, उसको देखिए। सोचिए यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ ये जो 2,500 का कोर्स है ये इसके साथ अटैच है, 1,500 में मिल रहा है, वो लेना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फोन पर, संस्था पर, ऐप के ऊपर चैट में भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी हम पूरी प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं ऑफर को। बाकी आपके ऊपर है, जो है वो खूब मेहनत कीजिए ईमानदारी से। अब अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए बजट का। ठीक है, भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे खूब सारे कमेंट करिए। ठीक है, आपके कमेंट हमारे टू वे कम्युनिकेशन का था इसमें। देखो, लोग कम देखते हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मैं प्रश्न कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा उसका उत्तर कि वो क्यों कम देख रहे हैं, यानी उसमें क्या कमी है मेरे को नहीं समझ पड़ रहा। यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता कि बोरिंग है, क्योंकि 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई कहानी किससे तो सुना नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन कमेंट अगर आप, जो लोग देख रहे हैं 200 400 जो भी लोग देख रहे हैं, कमेंट अगर आप करोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है कि कहाँ चीजें हो रही कैसे हो रही, बस वो है, ऐसे करना है। धन्यवाद, आप सबको खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।